नमस्कार बच्चों, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 12.1 के सवालों को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए, बोर्ड पर प्रश्नावली 12.2 का पहला सवाल लिखा है। देखिए बच्चों, सवाल के ऊपर लिखा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। इसका मतलब है कि जब तक आपको मना न किया जाए तब तक आप सवाल में पाई का मान 22/7 रखिए। जब आपको मना कर दिया जाएगा तब आप पाई का मान 22/7 मत रखिएगा। तो देखिए बच्चों, पहले सवाल में लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसमें जितनी सवालें दी गई हैं प्रश्नावली 12.1 में, सब में आपको आयतन ही ज्ञात करना है। तो देखिए, इस सवाल में बताया जा रहा है कि एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो ठोस कैसा है? अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इसका मतलब ये है बच्चों कि एक अर्धगोला बनाइए और उसी के ऊपर एक शंकु खड़ा कर दीजिए। एक अर्धगोला बनाइए और उसी के ऊपर एक शंकु बना दीजिए। तो जो आपको आकार चित्र दिखाई देगा उसी को ये लोग ठोस कह रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ उसका चित्र बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक अर्धगोला बनाएंगे और उसी के ऊपर एक शंकु को खड़ा कर देंगे। तो देखिए, अर्धगोला हम यहाँ बना रहे हैं। देखिए, ये अर्धगोला है। अब इसी के ऊपर हम एक शंकु को खड़ा कर दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ एक शंकु खड़ा कर दिया जाए। देखिए, एक शंकु खड़ा कर दिए हैं। देखिए, ये अर्धगोला नीचे का है। नीचे वाला क्या है? अर्धगोला। और ये क्या है? शंकु। तो सवाल के अनुसार अर्धगोले पर देखिए, अर्धगोले पर शंकु को खड़ा कर दिया गया है। देखिए बच्चों, ये अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दीजिए। यह अर्धगोले की त्रिज्या है और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए। तो ये शंकु की ऊंचाई मानी जाएगी। तो हम यहाँ एक लाइन यहाँ खींच दे रहे हैं। चलिए, शंकु की ऊंचाई है। तो देखिए बच्चों, अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा कर दिया गया है। अब सवाल वाले इसी चीज को ठोस कह रहे हैं कि ये क्या है? एक ठोस है। इस पूरे चीज का नाम है ठोस। इस पूरे चीज का नाम क्या बता रहे हैं? ठोस। तो देखिए, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का हो गया है। अब आगे देखिए, बताया जा रहा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या भी 1 होगी और जो शंकु है उसकी त्रिज्या भी 1 होगी। यहाँ लिखा जाए तो दिया है अर्धगोले की त्रिज्या। यहाँ अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 होगी और शंकु की त्रिज्या भी 1 होगी। तो हम दोनों की त्रिज्या 1-1 लिख दे रहे हैं। यहाँ दिया है अर्धगोले की
अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ प्रश्नानुसार शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना लिख दें, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 लिखिए 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब कह रहे हैं कि ये जो ठोस बना हुआ है, ठोस अर्धगोला और शंकु से मिलकर जो ठोस बना है, उस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी इस ठोस का आयतन का जो उत्तर आए उसमें पाई रहना चाहिए। इस ठोस का आयतन का जो उत्तर आए उसमें पाई रहना चाहिए। तो बच्चों, अभी हम इसका आयतन निकालें इस ठोस का। तो इस ठोस का आयतन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये ठोस जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है, ये ठोस जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है, उसी का आयतन आपस में जोड़ दीजिए तो पूरे ठोस का आयतन मिल जाएगा। तो देखिए ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये पूरा ठोस जो है अर्धगोला और शंकु से मिलकर बना है, अर्धगोला और शंकु से मिलकर बना है। तो हम अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन आपस में जोड़ दें तो पूरे ठोस का क्या मिल जाएगा, आयतन। तो यहाँ लिखा जाए, इसलिए इस ठोस का आयतन, बराबर, तो अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन आपस में जोड़ दीजिए। यहाँ लिखिए अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। इसी तरह से आप आगे के सवालों में भी आपको करना है, आयतन ही आपको जोड़ना पड़ेगा। ठोस जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना होगा उसी का आयतन आपको जोड़ना है। यहाँ चित्र में चाहे तो आप त्रिज्या दिखा सकते हैं 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो चलिए ठोस का आयतन निकालने के लिए देखिए, हम अर्धगोले का आयतन का सूत्र लिखे हैं और प्लस शंकु का आयतन, इनका सूत्र लिखिए। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र है 2/3 पाई r क्यूब और प्लस शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें मान रखिए, जैसे त्रिज्या का मान, ऊंचाई का मान यानी r का मान और h का मान रखिए। अब बच्चों पाई का मान मत रखिए, पाई का मान जो 22/7 कहा गया है उसे यहाँ मत रखिए। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि आयतन का उत्तर पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो आप पाई का मान मत रखिए। तो देखिए 2/3 पाई, r का मान 1 रखिए क्योंकि त्रिज्या 1 दी गई है। 1/3 पाई, यहाँ भी r का मान 1 रखिए, स्क्वायर इंटू h का मान 1, तो 2/3 पाई गुणित 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 1/3 पाई, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होगा गुणित 1। इसे हल कीजिए तो देखिए आएगा 2/3 पाई और प्लस यहाँ आएगा 1/3 पाई। इसे हम 2 पाई/3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पाई/3, इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो चूँकि हर समान है तो दोनों हरों में से एक लिखिए, एक हर लिखिए और जो अंश में लिखा है उसे उतार दीजिए। तो 2 पाई प्लस पाई, इन दोनों को जोड़िए तो 3 पाई/3
पाई से 3 से 3 काट दीजिए तो पाई बचा। तो देखिए ठोस का आयतन पाई आया है, अर्थात पाई के पदों में आया है। अब आगे लिख लीजिए, क्योंकि आयतन है बच्चों, इसके पहले वाले प्रश्नावली में हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो क्षेत्रफल का जो उत्तर आता था उसमें हम लोग क्या करते थे कि अगर सवाल में सेंटीमीटर दिया रहता था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते थे, और मीटर दिया रहता था तो मीटर स्क्वायर लिखते थे क्षेत्रफल के उत्तर में। लेकिन यहाँ आयतन निकाल रहे हैं तो ये आयतन का उत्तर आया है। तो आयतन का उत्तर लिखने के लिए अगर सेंटीमीटर सवाल में दिया गया तो सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, और मीटर सवाल में दिया गया है, मीटर सवाल में दिया गया है तो आप मीटर क्यूब लिखिए। तो ये क्षेत्रफल के उत्तर में लिखा जाता है, ये आयतन के उत्तर। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि सवाल में सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये इसका उत्तर है पाई के पदों में। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो दूसरा सवाल हम बताएं। तो चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं, चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है। हाँ तो देखिए बच्चों, दूसरे सवाल में लिखा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस सवाल में बताया जा रहा है कि रचेल से पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। रचेल से एक मॉडल बनाने को कहा गया, और मॉडल कैसा हो, तो कह रहे हैं कि जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, यानी मॉडल कैसा हो, ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। जो रचेल से जो मॉडल बनाने के लिए कहा गया, वो कह रहे हैं कि मॉडल कैसा हो, बेलन के आकार का हो और जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। तो चलिए बच्चों, यहाँ हम लोग एक मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल बनाने के लिए हम एक बेलन बनाएंगे और उसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जोड़ेंगे। तो चलिए एक बेलन बनाया जाए। तो देखिए तो हम यहाँ एक बेलन बना दे रहे हैं। हाँ तो चलिए ये एक बेलन बन गया है। अब कह रहे हैं कि इसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़ा हो। तो एक शंकु जोड़ा जाए। तो शंकु देखिए हम जोड़ दे रहे हैं। देखिए यहाँ शंकु बना दें। तो देखिए एक शंकु बन गया है। यहाँ क्योंकि ये वृत्ताकार होता है तो यहाँ केंद्र होगा, केंद्र से यहाँ तक एक लाइन खींच दीजिए। एक शंकु की त्रिज्या होगी, ये शंकु की ऊंचाई होगी, ये लाइन शंकु की ऊंचाई होगी।
और ये लाइन खींच दीजिए तो ये त्रिज्या होगी। ये लाइन त्रिज्या है और ये शंकु की ऊंचाई है। और ये जो त्रिज्या है वो बेलन की भी त्रिज्या होगी और शंकु की भी त्रिज्या होगी। इसी तरह से देखिए यहाँ भी एक शंकु जोड़ा जाए तो देखिए एक शंकु हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों एक शंकु यहाँ जुड़ गया है। ये शंकु की ऊंचाई वाली लाइन है और ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो ये जो त्रिज्या है ये शंकु की भी त्रिज्या मानी जाएगी और बेलन की भी त्रिज्या मानी जाएगी। तो बच्चों यही मॉडल है। मॉडल इसी तरह का बनाने के लिए कहा गया है। रचेल से इसी तरह का मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। अब देखिए बच्चों इस सवाल में और क्या दिया गया है और क्या बताया जा रहा है। तो देखिए इसमें आगे बताया जा रहा है कि मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो ये सब जो लंबाइयाँ दी गई हैं इन सबको पहले आप यहाँ लिखिए। तो हल में हम यहाँ लिखें दिया है मतलब सवाल वाले जो दिए हैं वो सब लिखिए। तो देखिए मॉडल का व्यास दिया गया है, यहाँ लिखा जाए मॉडल का व्यास। मॉडल का व्यास देखिए कितना दिए हैं 3 सेंटीमीटर। इसलिए बच्चों अगर व्यास पता है तो त्रिज्या निकाल लीजिए। इसलिए त्रिज्या बराबर ये व्यास का आधा कीजिए। तो व्यास 3 है, 3/2 कर दीजिए, 3 का आधा अर्थात व्यास का आधा। और 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों ये त्रिज्या हुई, ये मॉडल की क्या है त्रिज्या। अब ये जो मॉडल की त्रिज्या 1.5 है वही त्रिज्या बेलन की होगी और यही त्रिज्या शंकु की होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए शंकु की त्रिज्या r बराबर 1.5 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या बच्चों वही होगी 1.5 ही, 1.5 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे देखिए मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। ये जो मॉडल बना है इसकी पूरी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ इसकी लंबाई को दिखा दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर। चलिए शंकु की ऊंचाई देखिए 2 सेंटीमीटर दिए हैं। तो शंकु की ऊंचाई यहाँ हम 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये लाइन जो है शंकु की ऊंचाई है, ये लाइन भी शंकु की ऊंचाई है तो 2 सेंटीमीटर। तो देखिए मॉडल की लंबाई दिए हैं तो यहाँ लिखिए मॉडल की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर हम इसी तरह सब जगह लिख रहे हैं। और शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों यहाँ शंकु की ऊंचाई तो पता है, शंकु की त्रिज्या भी पता है, और ये जो बेलन है उसकी त्रिज्या पता है लेकिन बेलन की ऊंचाई नहीं पता है। तो हम लोग क्या करें पहले बेलन की ऊंचाई ढूंढें। बेलन की ऊंचाई देखिए यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बेलन की लंबाई कहिए या बेलन की ऊंचाई है। यही बच्चों ऐसे खड़ा किया गया होता, इसी लाइन को हम लोग बेलन की ऊंचाई कहते हैं। तो चाहे आप इसे यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई कहिए या यहाँ से यहाँ तक बेलन की लंबाई कहिए।
तो ये जो बेलन की ऊंचाई या लंबाई है, देखिए वो कैसे आएगी। तो चूंकि हमें मॉडल की पूरी लंबाई कितना है पता है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मॉडल की पूरी लंबाई है, और ये शंकु की ऊंचाई 2 है और इधर शंकु की ऊंचाई 2 है। तो इस 12 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर इधर की शंकु की ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर इधर वाली ऊंचाई घटा दें, यानी 12 में से 2 सेंटीमीटर इधर का और 2 सेंटीमीटर इधर का घटा दें, तो हमें बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। यहाँ लिखा जाए, इसलिए बेलन की लंबाई या ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई h बराबर कैसे निकालना है, पूरी लंबाई में से अर्थात 12 सेंटीमीटर में से घटाना है, 12 सेंटीमीटर में से घटाना है कितना, 2 सेंटीमीटर इधर का और 2 सेंटीमीटर इधर का। तो ये 2 इधर का जोड़ के घटा दीजिए, यानी 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो h बराबर होगा 12 सेंटीमीटर और ये 2 और 2 जोड़िए 4 सेंटीमीटर। तो h बराबर होगा 12 में 8 घटाइए 8 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब बच्चों, बेलन की लंबाई या ऊंचाई कितनी मिली, 8 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेलन की लंबाई या ऊंचाई है। अब देखिए, अब सवाल में कह रहे हैं, इस चित्र में हम, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए सवाल में बच्चों कह रहे हैं कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में, यानी कि इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके अंदर कितनी हवा आएगी वो ज्ञात कीजिए, हवा का आयतन। तो लिखा जाए, इसलिए रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में कितनी हवा आएगी ये कैसे पता होगा। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन, यानी इसके अंदर कितनी हवा आएगी ये कैसे पता होगा। तो देखिए बच्चों, इस मॉडल का जो आयतन होगा, इस मॉडल का जितना आयतन होगा उसी के बराबर इस मॉडल में हवा भी आएगी। इस मॉडल का जो आयतन होगा उसी के बराबर इस मॉडल में हवा भी आएगी। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालने के लिए हम इस मॉडल का क्या निकाल लें, आयतन, क्योंकि जितना मॉडल का जो भी आयतन होगा उसी के आयतन के बराबर हवा इसमें आएगी। तो अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालने के लिए हम मॉडल का क्या निकालें, आयतन। इसके बराबर में हम लिखेंगे मॉडल का आयतन। अब ये मॉडल का आयतन कैसे आएगा, तो चूंकि ये जो मॉडल है ना, रचेल द्वारा बनाया गया जो ये मॉडल है, इस मॉडल में बेलन है और 2 ठू शंकु है। इस मॉडल में बेलन है और 2 ठू शंकु हैं। तो इस मॉडल का आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन और इस शंकु का आयतन और इस शंकु का आयतन जोड़ दीजिए। मॉडल का आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन, इस शंकु का आयतन और इस शंकु का आयतन जोड़ दीजिए, तो आपको मॉडल का आयतन मिल जाएगा। और जो मॉडल का आयतन आएगा उसी के बराबर मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का भी आयतन माना जाएगा। तो मॉडल का आयतन निकालने के लिए मॉडल जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसका आयतन जोड़िए। तो देखिए मॉडल किससे मिलकर बना है, बेलन और 2 शंकुओं से, तो हम बेलन का आयतन लिख दे रहे हैं।
बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन, दोनों शंकुओं का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच और प्लस दोनों शंकुओं का आयतन कैसे आएगा? तो ए 2 गुणित 1 शंकु का आयतन, 2 गुणित 1 शंकु का आयतन लिख दें। मतलब एक शंकु का आयतन निकाल के उसी में 2 का गुणा कर दें तो दोनों शंकुओं का आयतन मिल जाएगा। तो बराबर पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2 गुणित एक शंकु का आयतन का सूत्र लिखे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी में मान रखिए। तो पाई का मान देखिए, पाई का मान तो अपने से रखना है 22/7 और त्रिज्या देखिए, ये बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है? 1.5। अगर 1.5 नहीं लिखना चाहते तो 3/2 भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम 3/2 ही रख दे रहे हैं, आर की जगह 3/2 का स्क्वायर। और बेलन की ऊंचाई देखिए, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 लिखिए प्लस 2 गुणित 1/3 और पाई का मान 22/7। और देखिए ये शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या 1.5 नहीं लिखना है तो आप 3/2 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 3/2 ही लिख दे रहे हैं, 3/2 का स्क्वायर और गुणित शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी दिए हैं? 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 लिखिए। अब बच्चों इसी को हल कर दीजिए, जो हल करने से आएगा वही है मॉडल का आयतन, और जो मॉडल का आयतन आएगा उसी के बराबर मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन माना जाएगा। तो चलिए इसे आगे हल किया जाए। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है? देखिए 22/7 दोनों में है, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर भी दोनों में है। तो ये इतना कॉमन ले रहे हैं, तो 22/7 गुणित 3/2 का स्क्वायर, इतना हम कॉमन ले लें। कॉमन मतलब बच्चों ये दोनों चीज़ें और ये दोनों चीज़ें दोनों में थी, इसीलिए हम दोनों में से ये इतना चीज़ बाहर निकाल लिए, इसी को कॉमन कहा जाए। अब चलिए आगे, ये देखिए इतना निकल गया तो यहाँ 8 बचा और प्लस यहाँ देखिए यहाँ इतना पूरा चीज़ निकल गया तो बचा 2 गुणित 1/3 और गुणित में 2, इतना। देखिए इसमें तो 8 बचा और प्लस के उधर देखिए 2 गुणित 1/3 बचा और ये 2 बचा। अब चलिए इसे आगे हल किया जाए। तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो बराबर 22/7 गुणित इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 9/4 और ब्रैकेट में देखिए 8 धन, देखिए इस 2 और इस 2 का गुणा कर दीजिए तो 4/3 आएगा। तो आगे 22/7 गुणित 9/4 और यहाँ देखिए 3 8 24, इसका लघुत्तम लेना है तो 3 8 24, 24 4 28, 28 तो बटे में 3, 3 8 24, 24 4 28, 28/3। अब देखिए 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 और 7 चौक 28 और 4 से इसे काट दीजिए तो देखिए यहाँ बचा 22 गुणित 3 और दोनों का गुणा कर दीजिए, 22 यहीं 66। अब इसका मात्रक लिखिए, चूँकि ये 66 जो है आयतन है, आयतन का उत्तर है और सवाल में देखिए सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यही है 66 सेंटीमीटर क्यूब जो आया है, यही मॉडल का आयतन है, यानी इस पूरे मॉडल का आयतन है 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मॉडल का आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब है तो इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन भी कितना होगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये दूसरा सवाल है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब आपको तीसरा सवाल बताया जाए।
तो चलिए बच्चों, इसे हम ईंट दे रहे हैं। इसका उत्तर 66 सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए इसे हम ईंट दे रहे हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, बोर्ड पर तीसरा सवाल लिखा है। देखिए सवाल में बताया जा रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। आगे लिखा है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, इस सवाल में एक गुलाब जामुन में कह रहे हैं कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। तो पूछ रहे हैं 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, इसी का उत्तर पूछा जा रहा है। और देखिए बता रहे हैं कि जो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन जो है एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो चलिए एक गुलाब जामुन बनाया जाए। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए एक बेलन बनाइए और उसके दोनों सिरे पर अर्धगोला बना दीजिए। तो देखिए एक बेलन बना रहे हैं। इसके दोनों सिरे कैसे होने चाहिए, अर्धगोलाकार। तो देखिए एक बेलन है ये, अब इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार कह रहे हैं, इधर भी अर्धगोला बनाइए। और इधर भी अर्धगोला बना दीजिए। चलिए तो देखिए बच्चों, गुलाब जामुन इसी तरह का है, बेलन के आकार का है। देखिए बेलन है और दोनों सिरे, जिसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार। तो देखिए इधर भी अर्धगोला है, इधर भी क्या है, अर्धगोला है। देखिए क्योंकि ये जो बेलन का ये वृत्ताकार भाग है ना, उसका ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दे तो ये बेलन की त्रिज्या है। और देखिए बच्चों, यही त्रिज्या अर्धगोला की भी है। ये जो लाइन खींचे हैं ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या अर्धगोला और बेलन दोनों की है। और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दें, देखिए ये भी अर्धगोला की त्रिज्या है। ये लाइन जो खींचे हैं ये भी अर्धगोला की त्रिज्या है और ये लाइन जो खींचे हैं ये भी अर्धगोला की त्रिज्या है और ये वाली लाइन बेलन की भी त्रिज्या है। इसी तरह से यहाँ देखिए ये लाइन जो खींच रहे हैं, ये जो लाइन खींच रहे हैं ये अर्धगोला की त्रिज्या है और बेलन की त्रिज्या है। और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच दें, ये अर्धगोला की त्रिज्या है,
ये अर्धगोला की त्रिज्या है, ये भी अर्धगोला की त्रिज्या है और ये बेलन की भी त्रिज्या है। अच्छा, अब देखिए आगे कहा क्या और कुछ दिया गया है सवाल में। देखिए और सवाल में कुछ दिया गया है। देखिए जैसे आगे दिए हैं कि जो गुलाब जामुन है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। जो गुलाब जामुन है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई हम यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। इस गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यानी इस किनारे से इस किनारे तक की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और आगे कह रहे हैं कि व्यास कितना है? 2.8। व्यास 2.8 है, तो त्रिज्या कितनी होगी? इसी का आधा, तो 2.8 का आधा 1.4, तो त्रिज्या 1.4 होगी। तो त्रिज्या 1.4 और इधर भी त्रिज्या 1.4, और यही त्रिज्या बच्चों बेलन की भी होगी। तो यहाँ जो दिया गया है वो सब लिखा जाए पहले। तो देखिए सवाल में दिया है तो देखिए गुलाब जामुन की लंबाई दी गई है और उसका व्यास दिया गया है। तो दिया है व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर, इसलिए व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या बराबर 2.8 का आधा, यानी व्यास का आधा, तो 2.8/2। अब इसे काट दीजिए, 1.4 सेंटीमीटर, 2 से ये कट जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये त्रिज्या है 1.4 सेंटीमीटर। अब यही त्रिज्या अर्धगोले की भी होगी और यही त्रिज्या बेलन की भी होगी, यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए बेलन की त्रिज्या r बराबर 1.4 सेंटीमीटर तथा अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, अर्धगोले की त्रिज्या हमें पता है। अर्धगोले की त्रिज्या अगर पता है तो अर्धगोले का जो चीज़ चाहिए आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेलन की त्रिज्या केवल पता है, बेलन की ऊंचाई नहीं पता है। तो बेलन की ऊंचाई पता किया जाए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचिए, यही क्या है? बेलन की ऊंचाई है। तो एक लाइन खींच दिया जाए। तो देखिए ये जो लाइन खींच रहे हैं यही क्या है? बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई कहिए या बेलन की लंबाई कहिए। तो बेलन की लंबाई पता करने के लिए देखिए पूरी लंबाई गुलाब जामुन की कितनी दिए हैं? 5 सेंटीमीटर। इस पूरे 5 सेंटीमीटर में से ये इधर का 1.5 और इधर का 1.5 जोड़कर घटा दीजिए। तो देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये तो अर्धगोले की त्रिज्या है, या कहिए अर्धगोले की ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये अर्धगोले की त्रिज्या है। और हमें तो केवल बेलन की लंबाई या ऊंचाई पता करना है। तो हम पूरी लंबाई में से इधर का 1.4 और इधर का 1.4 घटाएंगे। तो इन दोनों को जोड़कर इस 5 में से घटा दीजिए, तो बेलन की लंबाई या ऊंचाई आपको मिल जाएगी। तो इसके पहले यहाँ लिखा जाए। देखिए गुलाब जामुन की लंबाई दिया गया है। गुलाब जामुन की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की लंबाई या ऊंचाई, तो हम यह इसी को लिख दे रहे हैं, लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऊंचाई लिखिए। एच बराबर कैसे आएगी बेलन की ऊंचाई? पूरी लंबाई में से। तो पूरी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर में से घटाना है। क्या क्या घटाना है?
इधर का 1.4 और इधर का 1.4 जोड़ के घटा दीजिए। 1.4 सेंटीमीटर और प्लस 1.4 सेंटीमीटर तो बराबर 5 सेंटीमीटर और माइनस इन दोनों को जोड़िए तो 2.8 सेंटीमीटर, घटाइए तो 5.00 में से 2.8 घटाइए तो 10 में से 8 घटा 2 और यहाँ 4 बचा, 4 में 2 घटाएंगे 2 तो 2.2 सेंटीमीटर। तो ये जो 2.2 सेंटीमीटर आया है ये बेलन की लंबाई या कहिए बेलन की ऊंचाई है। अब देखिए क्या करना है बच्चों, अब हम लोग एक गुलाब जामुन का आयतन निकालें। एक गुलाब जामुन का क्या निकाल लें? आयतन। तो यहाँ लिखा जाए, इसलिए एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर। अब आयतन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसमें कहा गया है कि गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की मतलब गुलाब जामुन के आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है। तो चाशनी की मात्रा पता करने के लिए, चाशनी एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी है ये पता करने के लिए हमें पहले एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है ये पता करना होगा। इसीलिए हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल रहे हैं। अब एक गुलाब जामुन का आयतन आएगा कैसे? तो देखिए वहाँ चित्र में, तो देखिए गुलाब जामुन जो है एक बेलन और 2 अर्धगोलों से मिलकर बना है। गुलाब जामुन एक बेलन और 2 अर्धगोलों से मिलकर बना है। तो गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए ये गुलाब जामुन जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसका आयतन निकाल कर जोड़ दीजिए। तो देखिए गुलाब जामुन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो गुलाब जामुन एक बेलन और 2 अर्धगोलों से मिलकर बना है। तो हम बेलन का आयतन और इन दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाल कर जोड़ेंगे तो पूरे गुलाब जामुन का आयतन मिल जाएगा। तो गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए क्या किया जाए? गुलाब जामुन जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसका आयतन जोड़ना होगा। तो चूँकि गुलाब जामुन बेलन और 2 अर्धगोलों से मिलकर बना है तो हम यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते थे, बेलन का आयतन प्लस इधर का जो अर्धगोला है उसका आयतन प्लस उधर वाले अर्धगोले का आयतन, यानी कि पहले अर्धगोले का आयतन प्लस दूसरे अर्धगोले का आयतन। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों अर्धगोलों का आयतन यहाँ लिख दिए हैं। तो आगे लिखा जाए बेलन का आयतन, इसका सूत्र अभी लिख दे रहे हैं, प्लस देखिए दोनों अर्धगोलों का आयतन कैसे आएगा। तो एक अर्धगोले का आयतन निकाल के उसी में 2 का गुणा कर दें, यानी इस तरफ वाले अर्धगोले का आयतन या उस तरफ वाले अर्धगोले का आयतन निकाल के उसी में 2 का गुणा कर दें तो दोनों अर्धगोलों का आयतन आ जाएगा। यहाँ लिख दें 2 गुणित एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन। तो चलिए अब सूत्र लिखा जाए, बेलन का आयतन का सूत्र है पाई r स्क्वायर एच और प्लस 2 गुणित एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। इसमें मान रखिए, त्रिज्या और ऊंचाई का मान रखिए। तो देखिए ये बेलन की त्रिज्या है, ये बेलन की ऊंचाई है
और ये अर्धगोले की त्रिज्या है, तो सबका मान यहाँ लिखा हुआ है, देख के रख दीजिए। पाई का मान सवाल में नहीं दिया गया है, इसलिए 22/7 ही लिखना है। और आर का मान देखिए, आर का मान कितना है 1.4, 1.4 लिखिए का स्क्वायर। और यच देखिए कितना है, यच बेलन की ऊंचाई या लंबाई 2.2 धन, यहाँ इसे 2 और 2 का गुणा कर दीजिए 4/3 गुणित पाई का मान 22/7 और यहाँ आर का मान 1.4 इसका क्यूब। अब इसे हल किया जाए तो देखिए, चलिए 22/7, 1.4 को 2 बार लिख दीजिए और गुणित 2.2 प्लस 4/3 गुणित 22/7। यहाँ इसे 3 बार, 3 घात है इसलिए 3 बार लिख सकते हैं, 1.4 गुणित 1.4 गुणित 1.4। अब देखिए यहाँ देखिए प्लस चिन्ह के उधर देखिए और प्लस चिन्ह के इधर देखिए, प्लस के उधर और प्लस के इधर देखिए, तो 22/7 दोनों में है और 1.4 1.4 2 बार 1.4 यहाँ भी है, 2 बार 1.4 वहाँ भी है, तो इतना चीज़ हम बच्चों कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ के क्या कीजिए 22/7 लिखिए और 1.4 1.4 2 टू 1.4 बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा यहाँ 2.2 प्लस 4/3 गुणित 1.4, 2 टू 2 1.4 कॉमन हो गए हैं, 1 टू 1.4 वहाँ बचेगा। अब देखिए इधर हम इसे हल कर दे रहे हैं, बराबर 22/7 गुणित और 14 में 14 का गुणा कर दीजिए या ऐसे रहने दीजिए, 1.4 गुणित 1.4 और यहाँ देखिए इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 6.6। चलिए बच्चों उधर जगह नहीं है तो चलिए इधर हल कर देते हैं। तो देखिए 22/7 और गुणित 1.4 गुणित 1.4, यहाँ ब्रैकेट में इसका लघुत्तम लेना है, तो 3 का गुणा यहाँ कीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 6.6 और 4 का गुणा उसमें कर दीजिए, 4 चौक 16 और 4 एक्का 4 1 5 यानी 5.6 और बटे में 3 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ 7 से इसे काट दीजिए, यहाँ भी 7 से काट सकते थे, 7 दूना 14 यानी 0.2, तो 22 गुणित 0.2 गुणित 1.4 और यहाँ इन दोनों को जोड़िए, 6 6 12 6 6 12 और 6 5 11 12 और बटे में 3। तो यहाँ गुणा कर दीजिए, 22 दूना 44 4.4 गुणित 3 से नहीं 1.4 और गुणित 1.22 और बटे में 3। इसे हल करना है बच्चों, तो इसे देखिए हल किया जाए तो देखिए इन तीनों का गुणा कर दीजिए और जो आए उसमें 3 से भाग दे दीजिए। तो गुणा किया जाए तो देखिए इसमें 4.4 गुणित 1.4 गुणित 1.22, तो गुणा करने से आ रहा है 7.5152 और बटे में 3। अब 3 से भाग दिया जाए, भाग दे 3 से, तो आ रहा है 2.50
चलिए 2.50 सेंटीमीटर क्यूब इतना। ये बच्चों एक गुलाब जामुन का क्या है, आयतन है। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन आया है इतना। ठीक है, एक गुलाब जामुन का आयतन इतना आया है। अब देखिए कहा जा रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। तो अब हम लोग क्या पता करें कि एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा, एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा। तो यहाँ देखिए हम इधर का मीट दे रहे हैं। तो लिखा जाए एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर कितनी मात्रा है, चीनी की चाशनी की मात्रा कितनी है? तो लिखे हैं आयतन की लगभग 30%, आयतन की लगभग 30%, यानी आयतन में 30% का गुणा कर दीजिए। आयतन में 30% का क्या कर दीजिए, गुणा। तो देखिए आयतन कितना है, आयतन तो देखिए आया है इतना। आयतन ये भी सही है बच्चों और ये भी सही है, तो हम यही लिख दे रहे हैं क्योंकि वहाँ 30 है और यहाँ नीचे 3 है, तो 3 से वो 30 कट जाएगा, ठीक रहेगा। तो चलिए भाग देने पे आ जाएगा, तो हम यही वाला वहाँ लिख दे रहे हैं, हल करने में ठीक रहेगा। यहाँ लिख दे रहे हैं 7.5152 और बटे में 3 और गुणित 30% का चिन्ह हटाइए तो 30/100 हो जाएगा। देखिए ऐसे, तो 3×30 और 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ देखिए 7.5152 और बटे में 10, तो बराबर होगा। अब 10 में 1 0 है तो दशमलव को एक अंक बाएं तरफ खिसका दीजिए, तो आएगा 0.75152। तो ये एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा इतनी है, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा इतनी है। इसलिए पूछ रहे हैं 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। इसलिए 45 गुलाब जामुनों में 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा बराबर। तो क्या करना है, अगर एक गुलाब जामुन में इतनी चाशनी है तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, इसके लिए इसमें 45 का गुणा कर दीजिए। तो 0.7515 गुणित 45, तो बराबर गुणा कीजिए दोनों का। तो देखिए गुणा करने से कितना आएगा, तो 0.7515 और गुणित 45, तो 33.81 या मान लीजिए 82 भी हो सकता है वहाँ। कहीं गलत आ रहा है बच्चों, उत्तर में 338 आ रहा है। 338, 30/100। यहाँ देखिए कहीं कुछ गलत हो गया होगा, यहाँ गलत है। देखिए 6 6 12 और 6 5 11,
12 दशमलव यहाँ नहीं लगेगा, एक अंक पर यहाँ लगेगा, तो ये भी गलत है। 12.2 तो ये जो आया है ये भी गलत होगा, तो फिर से गुणा कर दिया जाए। तो गुणा करें 4.4 और गुणित 1.4 गुणित 12.2 तो आ रहा है 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसे 3 से हम नहीं काट रहे हैं, तो वहाँ लिखें 75 दशमलव, यहाँ 75.152/3, 3 से वो कट जाएगा, यहाँ 75.152, 10 से भाग देंगे तो 0.1 अंक बाएं तरफ आएगा, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, यहाँ। एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा इतनी है, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा इतनी है, तो 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा निकालने के लिए 45 का इसी में गुणा, तो यहाँ 7.5, हाँ 5 1 5 2 में 45 का गुणा करें, तो देखिए 45 का गुणा कर दें, 7.5152 में 45 का गुणा करेंगे तो 338.14 आ रहा है, 338.184 बच्चों यही चाशनी की मात्रा इतनी है। अब इसे हम लोग केवल लगभग में 338 लिख सकते हैं, लगभग, यही उत्तर है बच्चों। तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग, देखिए वहाँ लगभग पूछ भी रहे हैं कितनी चाशनी होगी, तो लगभग 338 चाशनी होगी। अब ये देना चाहिए कुछ ग्राम वगैरह में या मिलीग्राम में, तो ये सब नहीं दिए हैं, तो बस हम लोग 338 लिख देंगे, बहुत है। तो देखिए बच्चों ये तीसरे सवाल का हल है। इसमें देखिए बच्चों, अगर 45 गुलाब जामुनों का आयतन पूछा गया होता, इसमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन नहीं पूछे हैं, यहाँ सिर्फ ऐसा लिखे भी थे कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है, तो हम इसीलिए एक गुलाब जामुन का आयतन निकाले हैं। देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन निकाले हैं, इतना आया है। अगर इसी सवाल में पूछे होते 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो एक गुलाब जामुन का जितना आयतन आया है इसी में 45 का गुणा कर देते तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन मिल जाता। लेकिन यहाँ 45 गुलाब जामुनों का आयतन नहीं पूछे हैं, इसलिए हम नहीं निकाले हैं। हमसे जितना पूछा गया है बस हम वही निकाले हैं। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा देखिए इतनी है, तो यही निकाल दिए हैं, यही उत्तर है। तो बच्चों ये तीसरा सवाल है। हाँ तो बच्चों आज की वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के आगे वाले सवालों को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।